Dear students, our next topic is methods of economic analysis. Methods of economics analysis में कल हमने 3 टाइप्स के होते हैं. There are 3 methods of economic analysis. 3 methods of economic analysis. प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो इकोनॉमिक एनालिसिस है उसके 3 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस, सेकंड मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड लास्ट थर्ड मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ टूल एंड डायरेक्शन. तो हमने 2 टॉपिक्स के बारे में तो 2 मेथड्स के बारे में तो डिस्कस कर लिया था, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. एंड अवर लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट टाइप है वो कौन सी है, ऑन द बेसिस ऑफ टूल एंड डायरेक्शन. थर्ड मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स एंड डायरेक्शन. ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स एंड डायरेक्शन. इन दिस मेथड्स देयर आर 2 टाइप्स. इस मेथड्स की क्या है, 2 टाइप्स होती है, 2 टाइप मेथड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. एंड दीज मेथड्स आर डिडक्टिव मेथड and inductive method. ऑन द बेसिस ऑफ टूल एंड डायरेक्शंस में 2 मेथड्स होते हैं, डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड. तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज डिडक्टिव मेथड एंड व्हाट इज इंडक्टिव मेथड. दीज मेथड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर, से दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं बिल्कुल, बट देयर इज अ डिफरेंस इन दिस मेथड्स. इस मेथड्स में क्या है, इन दोनों मेथड्स में क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिडक्टिव मेथड. पहला जो हमारा मेथड है वो है डिडक्टिव मेथड. डिडक्टिव मेथड in the deductive method we study economics on the basis of logic. डिडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो भी एनालिसिस करेंगे या स्टडी करेंगे तो वो किसके बेस पे करेंगे, लॉजिक के बेस पे, रीजन के बेस पे. इन दिस मेथड इकोनॉमिक एनालिसिस मीन्स, एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है कि जो भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन वो किसके बेस पे करेंगे, इज डन ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक. डिडक्टिव मेथड में, इन दिस मेथड इकोनॉमिक एनालिसिस या इकोनॉमिक स्टडी है इज डन ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक. लॉजिक के बेस पे हम क्या है, स्टडी करते हैं. इन दिस मेथड इफ वी वांट टू स्टडी इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है, अगर हम इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, वह इंडिविजुअल यूनिट्स में कौन कौन क्या क्या इंक्लूड होता है, लाइक अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर, अ फर्म एंड अदर रिलेटेड ग्रुप्स. तो अगर हम इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी क्या है, इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर अब स्टडी कर रहे हैं तो उसके पीछे भी क्या है, लॉजिक होता है. लॉजिक के बेस पे क्या है, हम इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर स्टडी करेंगे. अभी तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एनालिसिस पे हम स्टडी करते हैं तो वो किसके बेस पे करते हैं, लॉजिक के बेस पे, ठीक है. तो इकोनॉमिक एनालिसिस में लाइक हम इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, कंज्यूमर के ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर, फर्म के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है. तो उसके लिए क्या है, वो किसके बेस्ड किया जाएगा, लॉजिक के बेस्ड किया जाएगा. ओके, लाइक अगर हम इंडिविजुअल यूनिट में फर्म की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फर्म पे भी हम स्टडी कर सकते हैं. तो देखो एवरी फर्म में उनका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना, ठीक है, कि उनको कोई भी अगर वो प्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले. एवरी फर्म, हर एक फर्म का यही मेन मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ठीक है. अब उनको प्रोडक्शन को इंक्रीज, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है. प्रॉफिट करने के लिए आपको मैं लिख के देती हूँ कि जो एग्जांपल हम ले रहे हैं फर्म,
ये क्या है, एक इंडिविजुअल यूनिट है, ठीक है। तो इंडिविजुअल यूनिट में फर्म है, फर्म का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट। एवरी फर्म मेन पर्पस इज प्रॉफिट, प्रॉफिट गेन करना, ठीक है। तो अगर फर्म को प्रॉफिट गेन करना है तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। मीन्स कि अगर वो कोई भी कमोडिटी की प्रोडक्शन कर रहे हैं, लाइक बिस्किट्स की कर रहे हैं, पेन की कर रहे हैं, क्लोथ्स की कर रहे हैं, कुछ भी एक्सेट्रा कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसकी यूनिट्स को उन्हें क्या है, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो कि इसमें लॉजिक क्या हुआ कि हम इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे हैं फर्म के ऊपर, ठीक है। तो और फर्म में अगर हम देखें तो इस हर एक फर्म है उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट करना, प्रॉफिट लेना, ठीक है। तो प्रॉफिट लेने के लिए लॉजिक इसमें क्या लिया है कि अगर कोई भी फर्म प्रॉफिट लेना चाहती है तो वो क्या करेगी, हम इसमें ये देखेंगे कि कोई भी फर्म अगर प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो इसीलिए उसे कितनी ज़्यादा यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो बिस्किट्स तैयार कर रहे हैं तो उनको कितनी क्वांटिटी बिस्किट्स की तैयार करनी पड़ेगी, अगर वो क्लोथ्स तैयार कर रहे हैं तो वो कितनी उनको क्वांटिटी तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको देख के हम क्या है, जब इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड पे आप किसी भी टॉपिक पे स्टडी करोगे तो उसके लिए आप क्या है, किस बेस पे करोगे वो स्टडी, लॉजिक के बेस्ड पे। अब यहाँ पे हम अगर फर्म के ऊपर, फर्म का मेन मोटिव प्रॉफिट होता है, तो अगर उस पे ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो फर्म को प्रॉफिट लेने के लिए क्या है, इसमें हम लॉजिक क्या लेंगे कि वो कितनी यूनिट्स हैं, कितनी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी अपनी प्रोडक्शन में। क्योंकि कोई भी फर्म है अगर वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहती है तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रोडक्शन इंक्रीज जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वो मार्केट में सेल करेंगे उस प्रोडक्ट को, ठीक है। लाइक जैसे बिस्किट की जितनी ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा वो बिस्किट्स तैयार करेंगे उतनी ही मार्केट में उसको सेल करेंगे, ठीक है, और उतना ही पैसा उनके पास आएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो उनको जो प्रॉफिट है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। डिडक्टिव मेथड में हम लॉजिक के बेस पे इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। एंड डिडक्टिव मेथड में मेनली हम क्या करते हैं कि अगर हमने जनरल ट्रूथ है, ठीक है, एक मिनट रफ कर दूं इसको मैं, डिडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, जनरल ट्रूथ टू स्पेसिफिक ट्रूथ। इसमें हम इन डिडक्टिव मेथड में हम जब जनरल ट्रूथ है वो कैसे फाइंड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ट्रूथ। मीन्स कि इसमें हम जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, स्पेसिफिक मीन्स पर्टिकुलर चीज़ पे जाते हैं जनरली से, ठीक है। सामान्य से एक विशेष टॉपिक पे हम जाते हैं, एक विशेष एक पर्टिकुलर चीज़ पे जाते हैं। मीन्स कि जनरल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जनरल टू स्पेसिफिक या फिर जनरल टू पर्टिकुलर। अब देखो वही हमने फर्म की एग्जांपल लेकर चल रहे हैं डिडक्टिव मेथड में कि फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। ये हर एक फर्म का पर्पस होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो अब इसमें से अगर हम एक स्पेसिफिक फर्म को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर फर्म को फाइंड करते हैं, ठीक है, और उसकी कंक्लूजन ड्रा करते हैं, फाइंड करके कंक्लूजन क्या ड्रा करते हैं कि एक ये जो फर्म है, स्पेसिफिक फर्म है, इसको अगर अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, ठीक है, तो उसके लिए वो कितनी यूनिट्स प्रोडक्शन गुड्स है वो तैयार करेगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव मेथड। इसमें हमने क्या किया, जनरल टू स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। जनरल मीन्स जनरल में क्या आ जाएगा कि हर एक फर्म का ये पर्पस होता है कि वो प्रॉफिट लेना चाहती है, और स्पेसिफिक में क्या आ जाएगा, जनरल से हम किस में जा रहे हैं, स्पेसिफिक में। स्पेसिफिक्स में हम क्या करेंगे कि एक स्पेसिफिक फर्म को हम फाइंड करेंगे, ठीक है, ढूंढेंगे, और उसका फिर कंक्लूजन निकालेंगे कि वो फर्म अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी क्वांटिटीज गुड्स तैयार करेगी। क्लियर है। तो वो उसको हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है इंडक्टिव मेथड। अब देखो नेक्स्ट आपके जो मेथड है वो है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड वी स्टडी इकोनॉमिक एनालिसिस
In this method we study economic behavior of individual units, economic behavior of individual unit on the basis of general laws of economic analysis. अब देखो इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड वी स्टडी इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ जनरल लॉ ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी इकोनॉमिक एनालिसिस किया जाता है, इकोनॉमिक स्टडी की जाती है, वो क्या है, इंडिविजुअल यूनिट के जो बिहेवियर है सोसाइटी में, वो कैसा बिहेवियर कर रहा है एज ए कंज्यूमर, एज ए फर्म, एज ए प्रोड्यूसर, ठीक है। तो उसमें से हम फाइंड आउट करके इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। इंडक्टिव मेथड में मेनली, इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि जो इकोनॉमिक एनालिसिस है वो हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इकोनॉमिक्स के ऊपर स्टडी किस तरह करते हैं कि एक इंडिविजुअल यूनिट है, इंडिविजुअल यूनिट में कोई भी पर्सन इंक्लूड हो सकता है, कंज्यूमर भी, प्रोड्यूसर भी, फर्म भी, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल यूनिट में कंज्यूमर है, फर्म है, उनका जो सोसाइटी में इकोनॉमिक्स में जो उनका बिहेवियर है, ठीक है, उसमें से हम क्या है इकोनॉमिक एनालिसिस है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, फिर बेटर क्लियर होगा। जैसे कि हम लॉ ऑफ डिमांड की एग्जांपल लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, अभी ये चैप्टर आपने किया नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि व्हेन प्राइसेस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं डिमांड डिक्रीज हो जाती है, एंड व्हेन प्राइसेस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, व्हेन प्राइसेस इंक्रीज डिमांड डिक्रीजेज, एंड व्हेन प्राइसेस डिक्रीज डिमांड इंक्रीजेज। ये तो हम अपनी डेली रूटीन में देखते हैं कि अगर मार्केट में प्राइस इंक्रीज है तो हम डिमांड कम करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, और अगर उसका प्राइस कम है, ठीक है, तो हम उसकी जो डिमांड है वो क्या है, ज़्यादा करेंगे। वाइल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि प्राइसेस इंक्रीज होने से डिमांड कम हो जाती है, प्राइसेस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो जाती है। बट इसमें जो अदर फैक्टर्स होते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, कंज्यूमर की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, तो वो सब क्या है कांस्टेंट रखते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। अगर उसमें हम चेंजेस करेंगे तो वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं होगा, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड मतलब कि डिमांड का भी एक लॉ होता है, एक कानून होता है कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो इंडक्टिव मेथड में डिडक्टिव मेथड में हमने क्या किया था कि हम जनरल टू पर्टिकुलर की तरफ जाते थे, ठीक है, जनरल ट्रूथ टू स्पेसिफिक ट्रूथ की तरफ जाते थे। बट इंडक्टिव मेथड में हम क्या है, इसके ऑपोजिट होंगे, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाएंगे, इसका मेन होता है। डिडक्टिव मेथड में मेन कंसेप्ट में यही है कि डिडक्टिव मेथड में हम लॉजिक के बेस्ड इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या है, इंडिविजुअल यूनिट है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, उनका जो इकोनॉमिक बिहेवियर है पूरी इकोनॉमी में, पूरी सोसाइटी में, मार्केट्स में जो अपना बिहेवियर वो शो करेंगे एज ए कंज्यूमर, एज ए प्रोड्यूसर, उस बेस पे हम इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। डिडक्टिव मेथड में क्या था कि हम जनरल टू स्पेसिफिक ट्रूथ की तरफ जाते थे, ठीक है। बट इंडक्टिव मेथड में क्या है, इसका ऑपोजिट है, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल अब लॉ ऑफ डिमांड की लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक क्या हुआ कि प्राइसेस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और प्राइसेस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सपोज हम करते हैं कि प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं एंड डिमांड क्या है, डिक्रीज, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं हम, कुछ भी ले लो, यहाँ प्राइसेस इंक्रीज मैं लेती हूँ यहाँ से कि प्राइसेस डिक्रीज हुए हैं एंड जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक बन गया, स्पेसिफिक ट्रूथ है कि प्राइसेस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर आपको पता है कि कमोडिटी का प्राइस मार्केट में कम हो गया तो आप उसकी डिमांड ज़्यादा करोगे, ठीक है। और देखो ये अभी हमारे पास हो गया स्पेसिफिक ट्रूथ। अब इसको हम जनरली कैसे अप्लाई करेंगे कि अगर देखो प्राइस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है। और हम एग्जांपल लेते हैं 5 कंज्यूमर है, कंज्यूमर A B C D,
ई, ठीक है। तो उन कंज्यूमर्स, वो 5 के 5 कंज्यूमर क्या करेंगे कि जब प्राइजेज डिक्रीज हुए हैं तो वो क्या करेंगे, सभी अपनी डिमांड को इंक्रीज करेंगे। मीन्स जब ये स्पेसिफिक ट्रूथ क्या है, जनरल पे अप्लाई हो जाता है कंज्यूमर्स, ठीक है। जनरल पे मतलब सामान्य है, कॉमनली पे सब पे लागू हो जाती है जो चीज़, ठीक है। जनरली में हम लेते हैं एग्जाम्पल में 5 कंज्यूमर, आप 10 कंज्यूमर्स की भी ले सकते हो। तो ये क्लियर ही है कि जब प्राइजेज डिक्रीज होंगे तो डिमांड क्या है, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ हम कैसे गए हैं कि स्पेसिफिक चीज़ हमारे पास क्या हो गई कि प्राइजेज डिक्रीज हुए हैं और डिमांड इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो इससे क्या है कि इसको हमने क्या है, जनरल पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। जनरल क्या करेगी, जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करेंगे, अगर प्राइजेस डिक्रीज है तो वो क्या करेंगे, डिमांड को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। मतलब ये स्पेसिफिक को हमने क्या है, जनरल पे अप्लाई कर दिया। डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। जनरल में मतलब कि हर एक फर्म का प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट लेना, ठीक है। बट उसको एक फर्म में जब हम उसमें से एक स्पेसिफिक फर्म को फाइंड आउट करके कंक्लूजन निकालते हैं तो वो डिडक्टिव मेथड होता है। इंडक्टिव मेथड में क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हैं। मीन स्पेसिफिक क्या होगा कि प्राइजेज कम होने से डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है। और उसको क्या है फिर 5 कंज्यूमर पे अप्लाई कर दिया अगर हमने, तो ऑब्वियसली ऐसा ही होगा कि जो 5 कंज्यूमर है वो क्या करेंगे, प्राइजेस कम होने से अपनी डिमांड को क्या है, इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है, ये होता है हमारा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। तो ये जो है मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, 3 मेथड्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ टूल एंड डायरेक्शन, वो कंप्लीट हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट। इकोनॉमिक्स टॉपिक है, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस और आर्ट। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। अब देखो ये क्या है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है, इज इकोनॉमिक्स अ साइंस, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ठीक है। तो इस क्या इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है, एक साइंस है। देखो मेनली व्हाट इज साइंस, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे साइंस क्या होती है, उसके बाद इकोनॉमिक्स क्या एक साइंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज साइंस, साइंस इज द सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच शो रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट। जो साइंस है वो क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज है, ओके। नॉलेज की एक ऐसी बॉडी है जो कि क्या शो करती है, रिलेशन शो करती है कॉजेज एंड इफेक्ट के बीच क्या रिलेशन है। क्लियर है कि कॉजेज मीन्स कारण, ठीक है। कारण से इफेक्ट क्या पड़ा, उस पर उन दोनों में क्या रिलेशन है, उसके बारे में शो करती है साइंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रेविटी फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी फोर्स की अगर हम एग्जाम्पल लें तो व्हेन ए बॉय थ्रो बॉल इन दी एयर, ठीक है, देन वो क्या होगी, वो बॉल क्या नीचे गिरेगी, ठीक है। क्यों गिरेगी, क्योंकि उस पर ग्रेविटी फोर्स लगता है, बल लगता है, ठीक है। अब देखो जब भी कोई किसी पर्सन ने बॉल को ऊपर फेंका एयर में, हवा में, तो वो बॉल क्या नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो मतलब कि कॉज क्या है, रीज़न क्या है कि वो बॉल नीचे की तरफ आई है, ठीक है। रीज़न क्या है इसमें, कॉज क्या है कि उस पर ग्रेविटी फोर्स लगा है। जब मैंने बॉल को ऊपर फेंका तो उस पर ग्रेविटी फोर्स लगा, ठीक है, कारण है ग्रेविटी फोर्स लगा। और जो इफेक्ट है वो क्या पड़ा कि जो बॉल है वो नीचे आके गिरी, ठीक है। बॉल नीचे क्यों गिरी, ठीक है, उस पर प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे कि वो बॉल नीचे आके गिरी है, ठीक है। और कॉज इसमें कारण क्या है, क्योंकि उस पर वो बॉल नीचे क्यों गिरी है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ग्रेविटी फोर्स लगा है, बल लगा उस पर ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। इसीलिए वो बॉल क्या है, नीचे की तरफ आके गिरी है। क्लियर है, साइंस एक क्या है, बॉडी है नॉलेज की जो कि रिलेशन शो करती है कॉजेज एंड इफेक्ट में, ठीक है। सेम एज इकोनॉमिक्स में भी होता है। इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी नॉलेज की बॉडी है जो कि रिलेशन शो करती है कॉजेज एंड इफेक्ट में। क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या होते हैं कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स होते हैं, सब्जेक्ट्स। डिसिप्लिन में अब यहाँ पे हम अनुशासन की बात नहीं कर रहे हैं। डिसिप्लिन मीन्स कि बहुत अदर वर्ड्स में अगर हम देखें तो जो मैनी डिसिप्लिन्स होते हैं, मैनी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके भी खुद के लॉज होते हैं, थ्योरीज होती हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि रिलेशन शो करते हैं कॉजेज एंड इफेक्ट में। तो वो क्या है, साइंस होती है। तो इकोनॉमिक्स भी क्या है, एक साइंस है। वाई इकोनॉमिक्स इज साइंस, बिकॉज इकोनॉमिक्स हैज इट्स ऑन थ्योरीज, लॉज एंड कंसेप्ट। इकोनॉमिक्स के भी खुद के लॉज होते हैं, थ्योरीज होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो आपकी +2 की बुक में दिए हुए हैं लॉज, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, रेंट, इंटरेस्ट,
एक्सेट्रा, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ही था कि प्राइस इंक्रीज हुए तो डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइजेस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के भी खुद के लॉज होते हैं, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है। बट इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है, बट वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। एग्जैक्ट साइंस लाइक जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का होता है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में हम वो मैं आपको शॉर्ट कमिंग्स में नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। आपको जो बुक में मतलब मैंने दिया हुआ है वो आपको क्लियर कर देती हूँ कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, बट वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, लाइक फिजिक्स के जैसे, केमिस्ट्री के जैसे एग्जैक्ट साइंस नहीं है। क्लियर है। अब देखो व्हेन वी स्टडी, देखो इकोनॉमिक्स में जो भी हम किसी भी टॉपिक पे स्टडी करते हैं, ठीक है, मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के वो क्या लॉजिकली भी हो सकते हैं, फैक्चुअल भी हो सकते हैं। जब इकोनॉमिक्स में किसी भी मेथड पे हम किसी भी टॉपिक पे स्टडी करते हैं तो उसके लॉजिक्स भी होते हैं और वो क्या है, फैक्चुअल भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने डिडक्टिव मेथड में देखा। इन डिडक्टिव मेथड जो भी कंक्लूजन है वो किसके बेस पे ड्रान होते हैं, फैक्ट के बेस पे। फैक्ट मीन्स रियलिटी के बेस पे ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। डिडक्टिव मेथड में बेसिकली हम क्या लेके चलते हैं, लॉजिक लेके चलते हैं। लाइक जो हमने फर्म की एग्जांपल ली थी कि फर्म का मेन मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट ले ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स तैयार करनी पड़ेगी गुड्स की, तभी उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो डिडक्टिव मेथड में जो भी हम कंक्लूजन लास्ट में जो कंक्लूजन फाइंड करते हैं, निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं कि क्या हुआ, इससे क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है, तो वो किसके बेस पे किया जाता है, फैक्ट्स के बेस पे, रियलिटी के बेस पे किया जाता है, ठीक है। ये रियलिटी की बात है एक तरफ से कि अगर कोई भी फर्म अपने प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहती है तो उसको क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होने से उसका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। वो तो जस्ट माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स था। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स है उसको भी कंसीडर एज अ साइंस बोला गया है कि जो इकोनॉमिक्स का नेचर है वो भी क्या है, एक साइंस है, ठीक है। और इसको क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें कौन कौन सी साइंस होती है, एक तो होती है पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। 2 टाइप्स की साइंस होती हैं, नॉर्मेटिव साइंस। अगर हम नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का देखें तो वो तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बट अगर नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो वो 2 टाइप्स में आ जाएंगी, नॉर्मेटिव साइंस एंड पॉजिटिव साइंस। फर्स्टली हम पॉजिटिव साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पॉजिटिव साइंस? In positive science, we study on the basis of causes and effect. In positive type we study on the basis of causes and effect. अब देखो इन पॉजिटिव साइंस में क्या होता है कि अगर हम जो भी कंक्लूजन मतलब जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किसके बेस पे कर रहे हैं, कॉजेज एंड इफेक्ट के बेस पे, ठीक है। इफेक्ट या फिर जो भी हम पॉजिटिव साइंस में कंक्लूजन ड्रा करेंगे वो किस बेस पे करेंगे, कॉजेज एंड इफेक्ट के बेस पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि जो मैनी लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो रिलेटेड है व्हाट इज मीन्स क्या है, व्हाट इज मीन्स क्या है। बुक में एग्जाम्पल दी हुई है पॉजिटिव साइंस में, फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल दी हुई है, बाय लोइंग द प्राइस डिमांड इंक्रीज। जब प्राइजेस क्या है लो हो जाते हैं तो डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाती है,
ठीक है। पॉजिटिव साइंस में क्या होता है कि हम क्या देखते हैं, स्टडी करते हैं, जब भी इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं तो वो किस बेस पे करते हैं, कॉजेज एंड इफेक्ट के बेस पे। ठीक है, कॉजेज एंड इफेक्ट के बेस पे वो कैसे करते हैं, साइंस में हम यही देखते हैं ना, रिलेशनशिप कॉजेज एंड इफेक्ट के बीच क्या रिलेशन है वही शो करते हैं। तो इसीलिए इसमें भी क्या है, पॉजिटिव साइंस में भी क्या है, कॉजेज एंड इफेक्ट के बेस पे स्टडी करते हैं। अब देखो इसमें जो मैनी लॉज है इकोनॉमिक्स के, वो किससे रिलेटेड है, व्हाट इज। इकोनॉमिक्स में जो लॉज होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई वगैरह, ये किससे रिलेटेड होते हैं, व्हाट इज। व्हाट इज मतलब क्या है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है कि प्राइजेज डिक्रीज होने से डिमांड क्या है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये सिचुएशन है हमारे पास। व्हाट इज हमारे पास क्या है कि जब प्राइजेज डिक्रीज होने से डिमांड क्या है, बढ़ जाती है। क्लियर है। या फिर मैं आपको कोई और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमारी कंट्री में जो पॉवर्टी लाइन है, देखो एक तो होती है पॉवर्टी। पॉवर्टी में कौन कौन से पर्सन्स आते हैं, पॉवर्टी लाइंस में कौन कौन से पर्सन आते हैं, जो बहुत जिनकी बेसिक नेसेसिटीज भी कंप्लीट नहीं हो पाती है, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ, उनकी ये भी रिक्वायरमेंट्स नहीं कंप्लीट हो जाती हैं, तो वो पर्सन है पॉवर्टी लाइन में आते हैं। सपोज करो कि 2020 में हमारी कंट्री की जो पॉवर्टी लाइन में जो पर्सन्स आते हैं वो कितने हैं, 20%। 20% पर्सन्स हैं जो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, मीन्स जिनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है हमारे पास 20%, ये व्हाट इज। व्हाट इज मतलब क्या है हमारे पास कि हमारी कंट्री में 20% पर्सन ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब है जो। क्लियर है, अभी थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं होगा इसमें, अब मैं आपको नॉर्मेटिव साइंस बताऊंगी ना तो उसमें आपको बेटर क्लियर होगी इस बात की। व्हाट इज, व्हाट इज का मतलब तो हो गया कि अब हमारी कंट्री में क्या सिचुएशन है कि कंट्री की जो पॉवर्टी लाइन है वो 20% है। ठीक है, तो ये हो गया व्हाट इज, क्या है अभी इस टाइम पे हमारी कंट्री की क्या सिचुएशन है। ठीक है, एंड नॉर्मेटिव साइंस में हम क्या करेंगे कि व्हाट ought टू बी, कि क्या होना चाहिए। तो जो अगर हम पॉजिटिव साइंस में हम कॉजेज एंड इफेक्ट का रिलेशन देखते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं, तो उसमें अगर प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो कारण क्या है इसमें, कोज क्या हो गया, प्राइस का डिक्रीज होना, कारण इफेक्ट क्या पड़ा, डिमांड इंक्रीज हो गई। तो पॉजिटिव साइंस में हम इसके ऊपर ही एनालिसिस करते हैं ना, कॉजेज एंड इफेक्ट के ऊपर। तो कॉजेज क्या है कि प्राइस डिक्रीज हुआ है, ठीक है, और इफेक्ट क्या पड़ा है, डिमांड इंक्रीज हो गई। ओके, अब अगर हम पॉवर्टी एग्जांपल लें तो कोज क्या होगा, पॉवर्टी लाइन मतलब 20% पर्सन है वो पुअर है। ठीक है, इफेक्ट क्या पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी है वो पुअर हो जाएगी, उसकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी। नेक्स्ट नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस में जो भी कंक्लूजन हम ड्रा करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं, वैल्यूज के। कंक्लूजन ड्रा ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इसमें जो मेन है वो क्या होता है, व्हाट ought टू बी। व्हाट ought टू बी के, व्हाट ought टू बी मीन्स क्या होना चाहिए। पॉजिटिव साइंस में हमने किया व्हाट इज। व्हाट इज क्या सिचुएशन है कि कंट्री में जो पॉवर्टी है वो पॉवर्टी लाइन में जो पीपल्स हैं वो कितने आते हैं, 20% है। ठीक है, व्हाट ought टू बी, अब उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या है सिचुएशन, पॉवर्टी लाइन की सिचुएशन है कंट्री में, और क्या होना चाहिए। ठीक है, अब पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो इकोनॉमिस्ट पॉवर्टी बेस्ड थ्योरीज लिखते हैं, ठीक है, कि पॉवर्टी को रिमूव हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स वगैरह कौन कौन से हमें गवर्नमेंट को लॉन्च करने चाहिए, इम्प्लीमेंट करने चाहिए, जिससे पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। ओके, तो नॉर्मेटिव जो पॉजिटिव साइंस है उसमें हमने किया क्या, व्हाट इज क्या सिचुएशन है। ठीक है, एंड नॉर्मेटिव साइंस में क्या, व्हाट ought टू बी। उस सिचुएशन को हमने खत्म करने के लिए, पॉवर्टी लाइन को खत्म करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या है, न्यू प्रोग्राम्स वगैरह इंप्लीमेंट करने चाहिए, जो भी इकोनॉमिस्ट ने थ्योरीज में लिखे हैं या लॉज वगैरह में लिखे हैं। ठीक है, वो प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए। ठीक है, इससे क्या है, पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है, खत्म कर सकते हैं। ओके, देखो नॉर्मेटिव साइंस है वो किस पे बेस्ड होती है, वैल्यूज के बेस्ड पे। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज
गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, वो सब किसके अंडर करते हैं हम? नॉर्मेटिव साइंस में, ठीक है। क्योंकि नॉर्मेटिव साइंस में अगर हमें पता है कि कंट्री की सिचुएशन है, जो कंट्री में पॉवर्टी लाइन 20% है, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट को प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए, ठीक है। तो उसमें से हम देखेंगे, या फिर इकोनॉमिस्ट क्या है, थ्योरीज वगैरह लिखते हैं, तो हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिस्ट ने थ्योरीज लिखी है उसमें से क्या सही है क्या गलत है। अभी अगर गवर्नमेंट को सही नहीं लग रहा कि हाँ ऐसा हो सकता है, पॉवर्टी खत्म हो सकती है, ठीक है। तो नॉर्मेटिव साइंस में हम क्या है, जो भी गलत है या सही है, गुड है बैड है, वो सब कुछ नॉर्मेटिव साइंस में देखते हैं। क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव साइंस में तो सिचुएशन क्या है उसको देखते हैं, उस सिचुएशन को खत्म करना है, पॉवर्टी को खत्म करना है, तो वो सब कुछ हम किस में करते हैं? नॉर्मेटिव साइंस में। तो इससे में हमें बैड, गुड, राइट, रॉन्ग सबके बारे में पता चलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो एग्जाम्पल है बुक में, जैसे कि टैक्स की एग्जाम्पल दी हुई है कि जो टैक्सेस हैं वो रिच पर्सनस पे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, इन कंपैरिजन पुअर पर्सन, ठीक है। क्योंकि पुअर पर्सन तो वैसे भी पुअर होते हैं, अगर उन पे टैक्सेस लगा देंगे तो वो टैक्सेस पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज वो अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फूड है, वो ही उसकी रिक्वायरमेंट को बड़ी मुश्किल से कंप्लीट कर पाते हैं, तो वो टैक्सेस कहाँ से पे करेंगे। तो व्हाट ought टू बी की अगर हम सिंपल एग्जांपल लेके, क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट को जो रिच पर्सन है उन पे टैक्सेस ज़्यादा लगाने चाहिए इन कंपैरिजन पुअर पर्सन। तो ये हो गई हमारी व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस और नॉट, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है, बट इकोनॉमिक्स एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जैसे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स इज आर्ट। आर्ट का मीनिंग क्या होता है? आर्ट मीन्स मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी, ठीक है। दैट मीन्स मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी बाय विच वर्क इज डन इन अ बेस्ट एंड प्रॉपर वे। आर्ट का मीनिंग क्या होता है कि हमारे अंदर फिजिकली एंड मेंटली एबिलिटी कितनी है काम करने की, ठीक है, कि किसी भी काम को करने की कला, आर्ट को हिंदी में कहते हैं कला, तो किसी भी काम को करने की कला, ठीक है। आर्ट मीन्स मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी मीन्स कि अगर हमने कोई भी काम करना है तो उसमें हम फिजिकली कितना अपने आप को डाल रहे हैं, फिजिकली वो काम मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है, अपनी मेंटल एबिलिटी को कैसे यूज़ करके वो मैं काम कर रही हूँ, तो वो होता है आर्ट, ठीक है। लाइक जैसे कि जो भी वॉल्स वगैरह पे पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, दीवारों पे पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप को फिजिकली उनको वहाँ पे लगना पड़ता है, प्रेजेंट होना पड़ता है, तभी वो पिक्चर वॉल पे बना सकते हैं, ठीक है। और मेंटल एबिलिटी मतलब वो अपना माइंड को कैसे यूज़ करके उस पिक्चर्स को बना रहे हैं। मेनली हम देखते हैं कि जो वॉल्स पे जो पिक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या बहुत बेस्ट बनाई होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि इस पर्सन की आर्ट बहुत अच्छी है, कला बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मेंटली, ठीक है, माइंड यूज़ किया है और साथ में क्या है फिजिकली उसने वो काम किया है। तो आर्ट का मीनिंग क्या होता है? फिजिकली एंड मेंटली एबिलिटी से जब भी हम कोई भी वर्क करते हैं प्रॉपर वे में, बेस्ट वे में, तो उसको कहते हैं आर्ट। क्लियर है? अब देखो इकोनॉमिक्स भी क्या है? एक आर्ट है। अकॉर्डिंग टू कीन्स, according to Keynes, an art is a system of rules. An art is a system of rules for the attainment of given end। देखो आर्ट क्या होता है? आर्ट अकॉर्डिंग टू केन्स एन आर्ट इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ गिवन एंड। आर्ट क्या है? एक रूल्स का सिस्टम होता है जिसमें क्या है, अगर हमने कुछ भी अटेन करना है, ठीक है, तो वो जो हमें एंड दिया होता है उसके अकॉर्डिंग अटेन करते हैं। आर्ट में हम मेनली क्या करते हैं कि हमें कोई भी वर्क दिया होता है, ठीक है, तो उसको हम अटेन करते हैं, एंड में हासिल करते हैं। देखो जो पॉजिटिव साइंस होती है वो मेनली, और नॉर्मेटिव साइंस होती है। नॉर्मेटिव साइंस है वो पॉजिटिव साइंस पे डिपेंड होती है। नॉर्मेटिव साइंस में हम क्या करते हैं
कि व्हाट ought टू बी, कि क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिचुएशन है क्या, जो हमें क्या होना चाहिए वो पता करना है, ठीक है। तो जो नॉर्मेटिव साइंस है वो पॉजिटिव साइंस पे डिपेंड होती है। लाइक जैसे कि जो व्हाट ought टू बी है वो किस पे डिपेंड है, व्हाट इज पे, मतलब कि सिचुएशन क्या है। जैसे कि अगर हमने कंट्री में पॉवर्टी लाइन 20% है, ठीक है, तो वो क्या है, हमारे पास ये सिचुएशन है। तो इसको खत्म करने के लिए व्हाट ought टू बी क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट्स को प्रोग्राम्स लॉन्च करने पड़ेंगे। अब देखो अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने पॉवर्टी को इरेडिक्ट करना है, ठीक है, रिमूव करना है कंट्री में से, खत्म करना है, तो उसके लिए क्या है, इकोनॉमिस्ट ने जो भी थ्योरीज वगैरह लिखी हैं या लॉज वगैरह बुक में लिखी हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है उनके अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च करके पॉवर्टी को रिमूव कर सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक कला है, एक आर्ट है कि गवर्नमेंट उस काम को कैसे करेगी, ठीक है, अपनी फिजिकली एंड मेंटल एबिलिटी को यूज़ करके। लाइक और हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है, कोई भी फर्म है वो अपनी प्रॉफिट इंक्रीज़ करनी चाहती है, ठीक है, या प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाहती है। प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए फर्म को क्या करना पड़ेगा, वो अपना माइंड आर्ट उसमें क्या शो की गई है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए फर्म क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनस को जॉब्स प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। जॉब्स करेंगे पर्सन, एम्प्लॉयड होंगे, तो इससे क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे और जो फर्म है वो अपनी कोई भी कमोडिटी की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकती है। तो ये सारा माइंड फर्म का जो ओनर है उसने यूज़ किया, मतलब कि वो एक तरफ से क्या शो कर रहा है, उसका आर्ट शो कर रहा है कि वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कैसे कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, ठीक है। अगर कंट्री में से एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च करती है या इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें अपना आर्ट यूज़ कर रही है, अपनी कला यूज़ कर रही है, ठीक है, मेंटली एंड फिजिकली। और साथ में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है, पॉवर्टी को ख़त्म करना है, ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो भी प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, इकोनॉमिक्स ने जो बुक में पब्लिश लिखा होता है कि लॉज वगैरह अपनाने चाहिए, ये प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए, ठीक है, तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट उन प्रोग्राम को लॉन्च करके पॉवर्टी को या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उसको ख़त्म करती है। तो ये क्या है, एक आर्ट है, एक कला, मीन्स कि वो उस काम को किस वे में कर रही है। क्लियर है? थैंक्स।